जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में और किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का कोड क्या होता है? 932 होता है और इस मॉडल पेपर का कोड है 825 BY। बोर्ड परीक्षा में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कितने अंकों का रहेगा पेपर का पूर्णांक? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर आप सामान्य निर्देश भी देख सकते हो। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि खंड आ में 1 अंक के, कितने अंक के? 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के होंगे, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। यानी इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR उत्तर पत्रक में भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर निर्देश है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त यानी जो आपको OMR सीट मिलेगी उसी पर आपको उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने किसी भी प्रश्न का आंसर गलत भर दिया है, गलत गोला काला कर दिया है, बाद में आपको याद आ गया कि मैंने गलत कर दिया है, सही कुछ और था, तो आपको क्या करना है? ना तो उसको काटना है, ना ही इरेजर से उसे साफ करना है, ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना। गलत हो गया सो गलत हो गया। इसलिए जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप कंफर्म कर लेंगे, तभी आप OMR सीट में आंसर फिल करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, यह इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सेकंड होगा, वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। किसमें? खंड बा के अंतर्गत। और खंड बा है कितने नंबर का? 50 नंबर का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो ये नहीं आप उसी प्रश्न को लेकर बैठे रहें, ऐसा नहीं करना है। जिस प्रश्न
का उत्तर आपको पता है, आप पहले उस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेंगे उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के साथ मजबूती के साथ बांध देंगे। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है 9A और 9B। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड A जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, सन 1789 ईस्वी में। ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं भारत, जर्मनी, इटली और फ्रांस, इनमें से कौन सा सही है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की, यानी असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। और इसका मुख्य कारण क्या था, यानी असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसका कारण क्या था? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो कि अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, जिसे काला कानून, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, काला कानून, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसकी वजह से असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किस वर्ष आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और चीन, इनमें से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला जो है यह विकल्प सही होगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले जी हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं, इनमें से गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्या प्राकृतिक वनस्पति को,
घास के मैदान को, हरे पेड़ या सघन झाड़ी को? तो हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को, जिसके अंतर्गत घास के मैदान, सघन झाड़ियां और हरे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है? सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो रबी की फसल है? तो आप लोग जो है इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर जो सही उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा दालें। दालें हैं रबी की फसल। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रबी की फसल की बुआई का समय क्या है और कटाई का समय क्या है। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 12 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला ही विकल्प सही है, बेंगलुरु। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु जो है यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? जब कोई एक देश, मान लीजिए भारत देश से अमेरिका देश को कोई वस्तु बेची गई या अमेरिका देश से भारत देश को कोई वस्तु बेची गई, भारत में खरीद ली गई, तो इस प्रकार के होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? या इस तरह से कई देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? क्या आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार? तो इस तरह के व्यापार को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे शक्तियों का वितरण, यह विकल्प सही है। शक्तियों का केंद्रीकरण, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी सही है। कठोर संविधान, यह विकल्प क्या है? गलत है। यानी दिए गए विकल्पों में से संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? कठोर संविधान। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुल 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी कब? सन 1992 ईस्वी में। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम यह कब लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। जब कोई दो राज्य या अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार या फिर राष्ट्रीय व्यापार? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है विकल्प, लेकिन इन तीनों में से कोई एक सही है। जब दो राज्यों के बीच, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य है और गुजरात राज्य है,
या कोई अन्य राज्य है, इन दो राज्यों के बीच कोई वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, खरीदी बेची जाए, तो इस तरह के मध्य यानी दो राज्यों के मध्य होने वाले इस व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ही विकल्प सही है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है। यहाँ पर भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि करते हैं और कृषि को ही अपना जो है अपनी जीविका समझते हैं। भारत में जो है जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा, कृषि। इसके बाद आप देखोगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे। लिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न अगला है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की, यहाँ पर कारणों होगा, आप लोग ध्यान देंगे, किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे जिनका उत्तर देना है आपको 150 शब्दों में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संघ अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप अथवा में प्रश्न यहाँ से देखेंगे, और जो ये 150 शब्दों के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। और अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसके बाद आप देखेंगे अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न 9A और 9B के अंतर्गत। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह भी दिया गया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी तरह के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुल 5 प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित और 5 प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे मानचित्र से संबंधित। कुल 10 प्रश्न यहाँ आप देखोगे मानचित्र से संबंधित। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराता चलूँगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।